हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में, जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग में आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं छोटा सा, कि इस वीडियो का जो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है ना, वहाँ पे वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा सुनेगा, लेकिन आगे जाके वीडियो ठीक हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये जो पीडीएफ है पूरी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में सही है, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी ठीक है, दोनों में होगी ये पीडीएफ। तो जो बेसिक मीनिंग है वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, ठीक है। ओके, तो मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? तो पहली बात, जहां भी आपको पता है कि एक वर्ड आ जाता है इज्म, है ना, इज्म वर्ड जुड़ जाता है जब भी किसी से, तो इज्म का मतलब अपने आप में हो जाता है कि कोई ना कोई ये वाद है, यानी कि एक अप्रोच है, यानी कि एक तरीके की आइडियोलॉजी है। एक अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एंगल से हम चीजों को देखना शुरू करेंगे। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म है, इसका पर्टिकुलर एंगल क्या है जिससे ये हर एक चीज को देखता है? तो वो ये है कि ये इस चीज की डिमांड करता है कि जो कल्चर है, जो कल्चरल ग्रुप है, जो कल्चर का एक एग्जिस्टेंस है वो बना रहे, हर एक कल्चर का एग्जिस्टेंस बना रहे। और एक कल्चर के क्या राइट्स हैं, एक कल्चर की क्या ड्यूटीज हैं, एक कल्चर को कितने राइट्स मिलने चाहिए, या एक कल्चर की ये कल्चर का स्थान क्या है स्टेट में, तो इन सारी चीजों का आंसर करता है मल्टीकल्चरलिज्म। ये हर एक चीज का जवाब देता है कल्चर के थ्रू, है ना। इसका आप कह सकते हैं कि स्टडी करने की वो क्या है, नेचर क्या है, तो ये कल्चर की स्टडी करता है। कल्चरल ग्रुप्स के जो इंटर रिलेशनशिप्स है, कल्चरल ग्रुप्स में जो आप कह सकते हैं कि इंटर डिपेंडेंसी है, उन चीजों को ये स्टडी करता है। तो इन्हीं सारी चीजों को अभी हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात होगी कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, एक अवधारणा है, एक आइडियोलॉजी है, और साथ ही साथ में ये एक आदर्श भी है, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है, और साथ ही साथ में क्या है, एक आदर्श भी है, एक आइडियल भी है, सेम वे एक आइडियल भी है। किस तरीके से? देखो, अवधारणा का मतलब तो ये, पहली बात तो मल्टीकल्चरलिज्म में ये बताता है कि एक स्टेट में बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, और सभी कल्चर्स को अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग रहने का राइट होना चाहिए। ये मल्टीकल्चरलिज्म का एक आप कह सकते हैं कि आइडियल है, कि हर एक कल्चर अपने अकॉर्डिंग, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग रह सके और स्टेट के विद इन रह सके, है ना, और स्टेट के लिए भी कोई हार्म ना पहुंचाए। तो ये इसका आइडियल है कि एक इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, एक इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि हर एक कल्चर सस्टेन कर सके अपनी बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज को, और साथ साथ में जो स्टेट की यूनिटी है, देश की यूनिटी है, उसे भी बनाए रख पाए। तो ये ऐसा एक आप कह सकते हैं कि विश्व, या ऐसा एक वर्ल्ड की कल्पना या आइडियल अपना बना के रखता है, ये गोल बना के रखता है मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। ओके, इस आदर्श व्यवस्था को, ये जो आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम है, ये मांग की जाती है, ये डिमांड की जाती है कि जो सभी कल्चर से जुड़े लोग हैं उन्हें एक समान नागरिकता दी जाए। तो जो आइडियल है मल्टीकल्चरलिज्म का, एक आइडियल वर्ल्ड है मल्टीकल्चरल वर्ल्ड। वो मल्टीकल्चरल वर्ल्ड कैसा होगा? उस मल्टीकल्चरल वर्ल्ड में ये होगा कि जो सभी कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, सभी कल्चर्स के जुड़े हुए लोग हैं, सभी को एक समान नागरिकता, यानी कि इक्वल सिटीजनशिप होनी चाहिए। पहली चीज इसकी आइडियल में है। दूसरी चीज, सभी कल्चर से जुड़े लोगों को इक्वल राइट्स होने चाहिए। तीसरी चीज, सभी को इक्वल लिबर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो जो किसी भी कल्चरल ग्रुप से, एक कल्चरल ग्रुप क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। किसी भी कल्चरल ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, एसोसिएटेड हो, लेकिन आपके राइट्स इक्वल होंगे, चाहे आप माइनॉरिटी में हो, चाहे आप मेजोरिटी में हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप ट्राइबल कम्युनिटी से किसी से बिलोंग करते हो, आपके राइट्स इक्वल होंगे, आपकी लिबर्टीज इक्वल होंगी, और आपको जो सिटीजनशिप का राइट दिया गया है, एज अ सिटीजन जो राइट दिए गए हैं, वो सभी को जितने राइट्स दिए गए हैं उतने ही राइट्स आपके भी होंगे, वेदर यू आर एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म और किसी भी आप कह सकते हैं दूसरे कल्चरल ग्रुप की आप बात कर सकते हो। ऐसा वातावरण, यानी कि सच इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जहां पे सभी लोग, अभी इस आइडियल में हमने पहली चीज क्या देखी कि समान नागरिकता, इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल राइट और इक्वल लिबर्टीज, तीन चीजें देख ली। और चौथी चीज की क्या डिमांड करता है मल्टीकल्चरलिज्म, जो उसका आइडियल है, वो कहता है कि ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर हो स्टेट में, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हो कि क्या हो कि जो सभी नागरिक हैं, जो सभी सिटीजन्स हैं, अपने धर्म, संस्कृति और अपने वर्ल्ड को प्रैक्टिस कर पाएं। ये ना हो कि वहां पे इनटॉलरेंस हो, मेजोरिटी है जो टॉलरेट ना करे माइनॉरिटी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोशल
पॉलिटिकल और लीगल ऑर्डर भी बनाए रखना है स्टेट को, ताकि मेजोरिटी माइनॉरिटी अपनी अपनी धार्मिक सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस हैं उन्हें कर पाए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये है जी एक आइडियल जिसकी डिमांड करता है मल्टीकल्चरलिज्म, और इस आइडियल तक पहुंचना कैसे है वो भी वो हमें बताता है थिन मल्टीकल्चरलिज्म और थिक मल्टीकल्चरलिज्म के थ्रू। इसकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, लिबरल्स क्या बोलते हैं, नॉन लिबरल्स क्या इसको स्ट्रेटेजी बताते हैं हमें कि यहां तक हमें इस आइडियल तक पहुंचना कैसे है, जिसमें मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। इस आइडियल तक पहुंचना कैसे है, लिबरलिज्म, नॉन लिबरल, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग बात बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमने एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यूज अवेलेबल है। कोर्स अवेलेबल है हमारी ऐप अमन पाठशाला, या फिर आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, तो मल्टीकल्चरलिज्म अपने आप में मल्टी नेशन नेशन स्टेट की अवधारणा का समर्थन करता है। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो क्या है, वो अपने आप में किस चीज का डिमांड करता है या किस चीज को सपोर्ट करता है, तो मल्टीकल्चरलिज्म एडवोकेट्स द मल्टी नेशन नेशन स्टेट डॉक्ट्रिन। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि एक स्टेट में एक से ज्यादा नेशनैलिटीज के लोग रह सकते हैं। अभी जब नेशनैलिटी का आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया या नेशनैलिटी की बात शुरू हो गई, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में क्या हुआ था, 2 में क्या हुआ था, वन नेशन नेशन स्टेट क्या होता है, मल्टी नेशन नेशन स्टेट क्या होता है, तो फिर हम नेशनैलिटी समझेंगे और फिर हम इसकी डिमांड समझ पाएंगे, या इसकी आप कह सकते हैं कि जो सपोर्ट कर रहा है ये मल्टी नेशन नेशन स्टेट को क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो चीज समझ पाएंगे। तो इसी चीज को तो देखिए, तो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, चाहे आप कह लीजिए कि वो वुड्रो विल्सन हो, चाहे आप कह सकते हैं नॉर्मन एंजल हो, चाहे वो लीग ऑफ नेशंस हो, चाहे वो यूएस हो, सभी ने, सारे बड़े स्कॉलर्स ने उस टाइम पे, सारे बड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे, सभी ये डिमांड कर रहे थे कि अगर आपको वॉर को प्रिवेंट करना है, ठीक है, वॉर को प्रिवेंट करना है, वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है, 1919 से बाद की ये बातें हैं, ठीक है। उससे बाद क्या चीज निकल कर आई थी कि अगर आपको वॉर को प्रिवेंट करना है तो वन नेशन नेशन स्टेट को ही आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एक स्टेट को ऑर्गेनाइज करते हुए उसमें एक ही नेशनैलिटी होनी चाहिए, एक से ज्यादा नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। एक स्टेट में एक ही नेशनैलिटी होनी चाहिए। इसी बिहाफ के ऊपर जर्मनी में क्या हो गया जी, जर्मनी में कहा गया सिर्फ ज्यूज यहां पे रहेंगे और कोई यहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। इसका आप कह सकते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट था ये, लेकिन असली चीज की इसी की डिमांड हो रही थी। उस टाइम पे यही माना जाता था कि अगर एक स्टेट में एक ही नेशनैलिटी है, एक ही रिलीजन, एक ही कास्ट, क्रीड, रेस या ट्राइब के पीपल रहते हैं, तो वो स्टेट में क्या होगा, उस स्टेट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब उस स्टेट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो उस स्टेट का किसी दूसरे स्टेट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब दूसरे स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वॉर अपने आप रुक जाएगी, तो वॉर होगी नहीं। लेकिन ये चीज बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये डॉक्ट्रिन बिल्कुल फेल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी में क्या है कि जो नेशनलिज्म है, अपनी नेशनैलिटी को ही उन्होंने सुपीरियर बताया, अपनी आप कह सकते हैं कि आर्यन रेस को ही उन्होंने सुपीरियर बनाया और सारे ज्यूज को बाहर निकाल दिया और मार दिया, आपको पता ही है ना। तो इसी वजह से वन नेशन नेशन स्टेट की वजह से ही वॉर शुरू हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 होता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये चीज मानी जाती है कि एक स्टेट में बहुत सारी नेशंस होनी चाहिए, बल्कि तो फिर वॉर नहीं होता है। तो इसीलिए आपको पता है कि इंडिया को देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, आज के टाइम में वहां पे बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस, ट्राइब के पीपल रहते हैं आपस में, और स्टेट इस चीज की कोशिश करता है कि हर एक नेशनैलिटी अपने अकॉर्डिंग रह सके, ठीक है। तो नेशनैलिटी क्या होगी जी, एक रिलीजन, एक कास्ट, क्रीड, एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो आज का स्टेट क्या है, मल्टी नेशन नेशन स्टेट है, और मल्टीकल्चरलिज्म इसे सपोर्ट करता है, इसी को आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मल्टीकल्चरलिज्म यही बताता है कि जो मल्टी नेशन नेशन स्टेट है उसमें जो बहुत सारी नेशनैलिटीज हैं वो किस तरीके से आप कह सकते हैं पीसफुली रह सकती हैं। तो इसी बात का जवाब हमें मल्टीकल्चरलिज्म देगा। तो मल्टीकल्चरलिज्म है कि एक राष्ट्र में बहुत सारे सांस्कृतिक समूहों की होंद होती है, और वो सभी, देखिए एक चीज को समझिए,
कि एक स्टेट में बहुत सारी नेशनैलिटीज रहती हैं, एक स्टेट में बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहता है कि बहुत सारे ग्रुप होने चाहिए, लेकिन सभी ग्रुप एक साझा पहचान, एक कॉमन आइडेंटिटी के अंडर रहेंगे। कॉमन आइडेंटिटी क्या है? नेशन। यानी कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी कॉमन आइडेंटिटी होगी पहले कि आप इंडियन हो। ठीक है, कॉमन आइडेंटिटी को सभी सपोर्ट करते हो ग्रुप्स, सभी आप कह सकते हैं कि इस चीज की डिमांड भी मल्टीकल्चरलिज्म करता है। ओके, तो यहां तक ये बेसिक चीज थी कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या है। अभी हम आप कह सकते हैं कि कुछ और आइडियाज को इसमें समझेंगे इसके साथ जोड़कर। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम थिन मल्टीकल्चरलिज्म, थिक मल्टीकल्चरलिज्म समझेंगे। तो मल्टीकल्चरलिज्म इस सवाल का जवाब देता है कि जो स्टेट में, ये भी चीज समझिए, अभी मल्टीकल्चरलिज्म के हम डिफरेंट एस्पेक्ट देख रहे हैं ताकि इसे हम अच्छे से समझ सके। सबसे पहले हमने बात की कि मल्टीकल्चरलिज्म एक तरीके की आइडियोलॉजी है, एक तरीके की अप्रोच है, एक पर्टिकुलर एंगल है दुनिया को देखने का। फिर हमने बात की कि मल्टीकल्चरलिज्म ये बताता है, ये इस टॉपिक के ऊपर वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हो हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर, अमन पाठशाला के ऊपर। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लिंक के थ्रू आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।